दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिथिका में, जहां मैं आप लोगों को ऐसी नई नई कहानियां सुनाती हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। सोचिए, आप पर किसी ऐसे अपराध का आरोप लगाया गया है जो आपने कभी किया ही नहीं, और अपनी बेगुनाही को साबित करना आपके लिए नामुमकिन है और ना ही आपको कोई मौका दिया जाता है। अगर फिर भी आप बार बार कहते रहते हैं कि आप बेगुनाह हैं, तब भी आपको ही गुनहगार माना जाएगा और आपकी सज़ा होगी सज़ाए मौत। पर अगर आपने उस जुर्म को कबूल कर लिया, बड़े बाजार में उस गुनाह के लिए माफ़ी मांगी जो आपने कभी किया ही ना हो, और खुद को बचाने के लिए दूसरों को झूठ बोलकर फंसा दिया, तो आपकी सज़ा माफ़ कर दी जाएगी। अब ऐसे में आप क्या करेंगे? खुद को बचाने के लिए दूसरों को फंसाएंगे या सच बोलकर फांसी चढ़ जाएंगे? फरवरी 1692 से मई 1693 के दौरान मैसाचुसेट्स के सैलम गांव में जितनी भी औरतों को जादू टोना करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, उन्हें यही दो चॉइसेस दी गई थी। अलौकिक चीज़ों को लेकर लोगों के मन में जो डर और नफरत थी, और एक ऐसा समाज जो न्याय और सच से ज़्यादा पश्चाताप को बढ़ावा देती थी, वो औरतें उसी का शिकार बनी थी। सैलम को 1626 के दौरान इंग्लिश प्रोटेस्टेंट्स के एक समूह प्यूरिटन्स द्वारा बसाया गया था। सैलम के लोगों का जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भरी हुई थी और वो सबसे खुद को अलग रखते थे। यहाँ तक कि गांव वाले एक दूसरे के साथ भी ज़्यादा मिलते नहीं थे। आए दिन नेटिव अमेरिकन्स और फ्रेंच सेटलर्स के साथ उनकी लड़ाई लगी रहती थी। लोगों को उस दौरान सबसे ज़्यादा डर लगता था भुखमरी और बीमारी से। परिस्थिति को और भी बदतर बनाने के लिए 1692 में भयानक ठंड पड़ी। ऐसा सर्दी का मौसम सैलम के लोगों ने पहले कभी नहीं झेला था। उस दौरान दो कज़न बहनें, 9 साल की बेटी पेरिस और 11 साल की एबिगेल विलियम्स, बहुत अजीब बर्ताव करने लगे। जब एक फिजिशियन को बुलाया गया तो उन्होंने उन दोनों का चेकअप किया और कहा कि उन्हें कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, मगर उन दोनों का बर्ताव देखकर ये साफ पता चलता है कि इसके पीछे किसी काले साए का हाथ है। प्यूरिटन्स का मानना था कि डेविल इंसानों के द्वारा हमारे दुनिया में अपना काम करवाता है और दूसरों को हानि पहुंचाता है, और डेविल को इस काम में मदद करती हैं विचेस, जो प्रकृति के खिलाफ जाकर अपने स्वार्थ के लिए भूत प्रेत का आवाहन करते हैं और बच्चों को सताते हैं। जैसे जैसे ये बात पूरे गांव में फैलती गई, बच्चों में ये बीमारी और भी ज़्यादा बढ़ती गई। रिकॉर्ड्स में लिखा गया है कि 12 पीड़ित लड़कियों के शरीर अजीब तरह से मुड़ने लगा था। उन्हें दौड़े आते थे और वो शिकायत करते रहते थे कि उन्हें उनके त्वचा में चुभन महसूस हो रही है। जल्द ही 4 लड़कियों ने उसी गांव के 3 औरतों पर उन पर जादू टोना करने का आरोप लगा दिया। उन तीनों औरतों को ही किसी न किसी वजह से गांव वाले बाहर वाले ही मानते थे। फरवरी 29 की सुबह अधिकारियों ने सेरा गुड नाम की एक गरीब औरत जो पेट से थी और एक छोटी बच्ची की माँ भी थी, सेरा ऑसबॉर्न जो ज़्यादा चर्च में नहीं जाती थी और उसके एक आरोपी के परिवार पर मुकदमा कर चुकी थी, और टिटुबा जो एक मजदूर थी और बेटी पेरिस के घर काम करती थी, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ किए जाने पर टिटुबा ने पहले तो इस जुर्म को कबूलने से साफ इनकार कर दिया, मगर बाद में उसने कबूल कर लिया कि वो डेविल के आदेश का पालन करने के लिए काला जादू करती थी, और ये काम करने के लिए सेरा गुड और सेरा ऑसबॉर्न ने उसे मजबूर किया था। ऑसबॉर्न और गुड दोनों ने इस जुर्म को कबूलने से साफ इनकार कर दिया और बार बार अपने बेगुनाह होने का दावा करते रहे। कैद में इस दौरान ऑसबॉर्न की मौत हो गई और सेरा गुड के पति ने कोर्ट में उसके खिलाफ गवाही दी। उसने कहा ये शायद एक विच ही है या फिर बहुत जल्द बढ़ने वाली है। सेरा की 4 साल की बेटी को भी कैद कर लिया गया
और अंत में उस छोटी सी बच्ची ने भी अपनी माँ के खिलाफ गवाही दे दी। इसी दौरान सेरा कैद में ही अपने दूसरे बच्चे का जन्म देती है, मगर उस बच्चे की मौत हो जाती है। इसके कुछ ही समय बाद सेरा को भी फांसी हो जाती है। टिटोबा को मे तक कस्टडी में रखा जाता है, मगर बाद में रिहा कर दिया जाता है। ये तो बस शुरुआत थी। जैसे जैसे औरतों पर आरोप बढ़ते गए, बहुत सी औरतें खुद को बचाने के लिए टिटोबा की तरह दूसरी औरतों पर झूठा आरोप लगाने लगी। कुछ अधिकारियों ने तो आरोपियों से ये भी कहा कि अगर वो अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा, वरना उन्हें फांसी दे दी जाएगी। इससे साफ पता चल रहा था कि औरतों पर लगे हुए आरोपों का जांच करने में उन्हें कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी। चर्च में जैसा सिखाया जाता है उसका मान रखते हुए वो बस ये चाहते थे कि आरोपी अपने गुनाहों को कबूल करें और माफ़ी मांगे और कसम खाएं कि वो ये काम दोबारा नहीं करेंगे। इस दौरान विचक्राफ्ट के सबूत के रूप में कोर्ट में कोई भी कुछ भी गवाह के रूप में हाजिर करता था और कोर्ट उसे मान लेता था। बात और भी बिगड़ने लगी क्योंकि बहुत से जूरी आरोप लगाने वाले परिवार के सदस्य थे और इसी कारण से बिना कोई जांच पड़ताल के वो आरोपियों को सजा सुना रहे थे। जज नथानियल सॉल्टनस्टॉल ने इसके खिलाफ जब आवाज़ उठाई तो वो भी शक के दायरे में आ गए। 1693 तक 100 से भी ज़्यादा लोगों को कैद कर लिया गया था। 14 औरतें और 6 आदमियों को मौत की सज़ा हो गई थी। अब तक सेलेम के बाहर भी औरतों को विच करार देकर कैद करना शुरू हो गया था और कोई भी परिवार, चाहे वो कितने ही प्रभावशाली क्यों ना हो, इस शक के दायरे से बाहर नहीं था। जब मैसाचुसेट्स कॉलोनी के गवर्नर की वाइफ पर विच होने का आरोप लगाया गया तो उन्होंने विच ट्रायल्स को बंद करने की घोषणा कर दी। सजाएं माफ़ कर दी गई, आरोपियों को रिहा कर दी गई और अरेस्ट करना भी बंद हो गया। आज तक किसी को ये नहीं पता कि सेलेम में वो अजीब सी बीमारी फैली कैसे। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जहरीली मशरूम्स की वजह से उन्हें हेलुसिनेशंस हो रहा था या उन्हें मिर्गी के दौरे पड़ते थे। हालांकि हमें ये ज़रूर पता है कि बड़े जब बच्चों की बनाई गई कहानियों पर यकीन करके उसे ही ठोस सबूत मान लेते हैं तो क्या होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ।